ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हो, दिस इज रिपोर्ट ऑफ 23 ईयर वर्ल्ड फीमेल, 23 ईयर वर्ल्ड फीमेल, और शी वाज एट 7 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन, इसीलिए वो गायनी ओपीडी में गई थी और उन्होंने ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासोनोग्राफी और कुछ इन्वेस्टिगेशन और टीएफटी किया था और ऐसी रिपोर्ट आई, इसलिए दे हैड रिफर्ड टू आवर ओपीडी। तो आपकी ओपीडी में जब ऐसी मरीज आती है टीएफटी रिपोर्ट लेकर और 7 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन में, तो आप कैसे इसको अप्रोच करोगे, कैसे इवेलुएट करोगे? तो सबसे पहले मैंने पूछा पेशेंट को कि आपकी कोई लक्षण सब है क्या? उन्होंने बोला नहीं, मेरी कोई लक्षण नहीं है। तो मैंने फिर प्रोब किया उसको, आपको पाल्पिटेशन है, दिल धक धक करती है कभी काल? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं करती है। तो मैंने पूछा आपको इरिटेबिलिटी एंजाइटी सब होती है कभी काल ज़्यादा पहले की तुलना में? तो बोला नहीं। उसके बाद मैंने पूछा आपकी वेट लॉस हुई है? नहीं। आपकी एपेटाइट जो है सो बढ़ गई है आजकल? नहीं। तो कभी काल आपको ज़्यादा पसीना आती है? नहीं। आपको कभी काल शरीर में गर्मी जैसा लगना, हॉट फ्लैश होना, वैसा होता है? तो उन्होंने बोला हाँ कभी काल होता है, वो कभी काल मुझे अधिक गर्मी जैसे लगती है कभी काल। तो उसके अलावा और कोई लक्षण नहीं थी, वो हॉट फ्लैशेस कभी काल होना, वो उसके अलावा। तो क्या ये नॉर्मल हो सकती है? प्रेगनेंसी में आप जानते ही है कि जो फीटस होती है वो किस पर निर्भर करती है? उसकी जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है मदर की थायराइड हार्मोन पर, क्योंकि फीटस की जो थायराइड ग्लैंड है वो 12 हफ्ता में विकास होती है, बनती है। 12 हफ्ता से पहले उसकी जो सेलुलर रेप्लिकेशन है, प्रोलिफरेशन है, वो सब डिपेंडेंट होती है मदर की थायराइड हार्मोन पर। इसलिए मदर की थायराइड ग्लैंड अधिक मात्रा में थायरोक्सिन प्रोड्यूस करती है ताकि फीटस की सेल को भी सप्लाई हो सके। तो उसमें जनरली फ्री T3 फ्री T4 नहीं बढ़ती है, टोटल T3 टोटल T4 बढ़ती है, लेकिन फ्री T3 T4 क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि उसी प्रोपोर्शंस में लीवर भी प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, और वो प्रोटीन सब वो फ्री T3 फ्री T4 को बाइंड कर देती है। इसलिए टोटल T3 टोटल T4 तो बढ़ेगी, लेकिन फ्री T3 फ्री T4 ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और TSH भी घटती है प्रेगनेंसी में, जनरली लोअर लिमिट ऑफ रेफरेंस रेंज आती है, लेकिन उससे नीचे नहीं आती है। ये तो बहुत ही लो है ना, 0.005 से कम। T4 कितना है इसमें? 32 लगभग। तो ये तो अधिक चेंज है, तो इसको तो इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी तो नहीं हुई, तो सिम्टम्स नहीं है और ऐसी TFT रिपोर्ट है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तो मेरे दिमाग में आया कि मोलार प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी में भी अधिक मात्रा में बीटा HCG सेक्रेट होती है और उसके कारण से यहाँ से अधिक मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करा सकती है, क्योंकि बीटा HCG भी TSH रिसेप्टर पर बाइंड कर देती है और यहाँ से अधिक मात्रा में T3 T4 सेक्रेट करा सकती है। तो रिपोर्ट मैंने फिर अच्छे से देखा, ट्विन प्रेगनेंसी मोलार प्रेगनेंसी तो नहीं लिखा है, लेकिन अभी इस 7 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन पर हम कह भी नहीं सकते। देखिए वो एक्सपीरियंस्ड सोनोलॉजिस्ट चाहिए कि अभी कहने के लिए कि मोलार प्रेगनेंसी नहीं है, ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है। करीब 8-10 हफ्ता होती है तब अच्छे से दिखती है मोलार प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, या कि हमें सीरम बीटा HCG करनी पड़ेगी, उसमें अधिक मात्रा में बीटा HCG है तो वो सजेस्ट करेगी। लेकिन USG रिपोर्ट पर हम अभी रिलाई नहीं कर सकते ट्विन प्रेगनेंसी मोलार प्रेगनेंसी नहीं है कहने के लिए। लेकिन मान लीजिए अब रिपोर्ट में नहीं लिखा है तो मान लेते हैं हम ट्विन प्रेगनेंसी मोलार प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो सकती है? ट्विन प्रेगनेंसी मोलार प्रेगनेंसी नहीं है तो एमियोड्रोन इंड्यूस्ड भी हो सकती है। कभी एमियोड्रोन में क्या होती है? आयोडीन होती है और वो थायराइड ग्लैंड से अधिक मात्रा में थायरोक्सिन प्रोड्यूस करवा सकती है। तो मैंने पेशेंट को पूछा आप कोई दवाई ले रहे हो? तो नहीं ले रहे हैं। उसके बाद कभी काल क्या करती है, जनरली इधर तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में थायरोक्सिन की सप्लीमेंट लेती रहती है महिला सब, वो वेट घटाने के लिए, तो वैसे वो पेशेंट नहीं ले रही थी। उसके बाद मैंने USG में फिर देखा कि एस्ट्रोमा ओवरी है कि नहीं, क्योंकि एस्ट्रोमा ओवरी में भी इक्टोपिक ओवरी से थायरोक्सिन प्रोड्यूस करती रहती है, तो एस्ट्रोमा ओवरी नहीं थी। उसके बाद मैंने पाल्पेट किया उसकी ग्लैंड को, क्योंकि मल्टी नोडुलर ग्वाइटर जब होती है तो उसमें भी डिफरेंट नोडुल से अधिक मात्रा में थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो सकती है। तो मुझे वैसी इनलार्ज थायराइड ग्लैंड फील नहीं हुई, तो मल्टी नोडुलर ग्वाइटर पाल्पेशन से मुझे फील नहीं हुई, लेकिन हो भी सकती है। पाल्पेशन से हर एक मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, हर एक टॉक्सिक एडिनोमा को आप फील नहीं कर सकते हो, उसके लिए USG करनी पड़ती है।
उसके अलावा TSH सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकती है, लेकिन TSH सेक्रेटिंग होगी तो TSH बढ़ेगी ना, इसमें तो TSH कम है। तब और क्या हो सकती है इसमें, तो देखिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्रांजिएंट जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है, कभी काल क्या होती है, अब 7-8 हफ्ता में अधिक मात्रा में HCG प्रोड्यूस कर जाती है वो ट्रांजिएंटली, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके कम हो जाती है। तो जब अधिक मात्रा में प्रोड्यूस कर देगी तो अधिक मात्रा में थायरोक्सिन भी प्रोड्यूस करवा देगी, क्योंकि वही बीटा HCG जाकर यहाँ पर बाइंड करेगी, यहाँ से ज़्यादा अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन सब प्रोड्यूस करा देगी। तो वो हो सकती है एक पॉसिबिलिटी। तो उसमें हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, वो उसमें अब पेशेंट को पैल्पिटेशन वैसे सिम्टम्स है तो हम मेटोप्रोलोल दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो रिजॉल्व हो जाती है, वो ट्रांजिएंट कंडीशन है। तो वो हो सकती है एक पॉसिबिलिटी। उसके अलावा थायराइडाइटिस हो सकती है। देखिए थायराइड ग्लैंड जो है उसको जो वायरस बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन कर देता है, जैसे हमारे स्किन को इन्फेक्शन कर देता है ना वायरस बैक्टीरिया, हमारे लीवर को इन्फेक्शन कर देता है वायरस बैक्टीरिया, वैसे ही थायराइड को भी वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देता है, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस थायराइडाइटिस। तो वो हो सकती है। या फिर पोस्ट इन्फेक्शियस थायराइडाइटिस होती है, कहीं पर आपको वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई, उसके विरुद्ध में जो एंटीबॉडी बनी तो वो एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी कर देता है यहाँ थायराइड फॉलिकल सेल में, तो उसको विनाश कर देता है फॉलिकल सेल को। तो अधिक मात्रा में जो फॉलिकल में स्टोर हुआ थायराइड हार्मोन ट्रांजिएंटली निकल जाएगा, तो ब्लड में तत्कालीन जो बढ़ जाएगा ना, और जब वो वायरस बैक्टीरिया क्लियर हो जाती है, वो एंटीबॉडी की लेवल कम हो जाती है, तो अब अटैक नहीं करती है, तो फिर ठीक हो जाती है। तो ट्रांजिएंट होती है, वो भी 3-4 हफ्ता अथवा 5-6 हफ्ता में रिजॉल्व हो जाती है, वो ट्रांजिएंट कंडीशन है। वो इन्फेक्शियस थायराइडाइटिस या फिर पोस्ट इन्फेक्शियस थायराइडाइटिस हो सकती है। तो मैंने पाल्पेशन किया, वैसे पेनफुल नहीं था, तो पेनलेस भी हो सकती है थायराइडाइटिस, पेनफुल होने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी थायराइडाइटिस हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको पहले ही बोला कि टॉक्सिक एडिनोमा सब होती है, मल्टीनोडुलर ग्वाइटर सब होती है, वो पाल्पेटे करके हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, उसको लिए USG भी करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कभी काल क्या होती है कि हम पाल्पेट करते हैं तो नहीं रहती है, USG करते हैं तो टॉक्सिक एडिनोमा रहे, वी कैन फाइंड दैट, इसलिए USG करनी पड़ेगी। और लास्ट में ग्रेव्स डिजीज़ की पॉसिबिलिटी भी रखनी पड़ेगी। अब देखिए इधर जो एरिया है, मैं जहाँ पर अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ग्रेव्स डिजीज़ उतनी कॉमन नहीं है। जनरली हम हाइपरथायराइड की पिक्चर देखते हैं तो हमारे दिमाग में थायराइडाइटिस से आते हैं शुरू में, समझे। इन्फेक्शियस, पोस्ट इन्फेक्शियस, जनरली पोस्ट इन्फेक्शियस थायराइडाइटिस। ग्रेव्स डिजीज़ हो सकती है, लेकिन ग्रेव्स डिजीज़ आपको क्यों नहीं लगती है इसमें, कि आपको लग रही है, मुझे नहीं, क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि इसको उतनी थायराइड के सिम्टम्स नहीं है हाइपरथायराइडिज्म की, जैसे ट्रेमर होना, मैंने ये भी एग्जामिन किया था, ट्रेमर नहीं था, स्वेटिंग, पाल्पिटेशंस वो सब होता है, वैसी कोई सिम्टम्स नहीं है। उसके बाद उसमें आपकी जो प्रोप्टोसिस होती है, वो थायराइड हार्मोन जो फैटी टिश्यू है ऑर्बिट के पीछे, वो उसको प्रोलिफरेट करा के प्रोप्टोसिस करा देती है, वो सब भी, और वाइटोपैथी, ऑप्थेल्मोपैथी, वो सब फीचर नहीं थी। और ग्रेव्स डिजीज में आपकी T3 भी बढ़ती है, फ्री T3, इसमें देखते प्री T3 फिर कम था ना, प्री T नॉर्मल था, कम था क्या, नॉर्मल था, फ्री T4 ना बढ़ा है, तो उसमें फ्री T3 भी बढ़ता है। तो हम इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी नहीं करेंगे, क्योंकि उतना कॉमन नहीं है ग्रेव्स डिजीज़, समझे। एंटीबॉडी करके उतना फ़ायदा नहीं होगा। ये मुझे लग रहा है, ये जितनी मेरी एक्सपीरियंस से, अनुभव से, कि ये ट्रांजिएंट कंडीशन है, या फिर थायराइडाइटिस या फिर ट्रांजिएंट जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है, और ये रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम USG एब्डोमेन जो किया है, वो ट्विन प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, उस पर भी अभी रिलाई नहीं कर सकते, 8-10 हफ्ता में फिर करके देखनी होगी, या फिर करनी है तो हमें सेरम बीटा HCG करके क्वांटिटेटिव देखनी पड़ेगी। तो वो अधिक मात्रा में है तो वो सजेस्ट कर सकती है ना, मोलार प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, अधिक मात्रा में तो क्यों सीक्रेट होगी नॉर्मल प्रेगनेंसी में, नहीं।